हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? और अभी तक जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन वगैरह किया आपने या नहीं किया? क्योंकि अभी तक हमारा ऐतिहासिक पोर्शन और कौन सा, दार्शनिक में दो पार्ट हो गए। कौन कौन से? प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट। तो आज हमारा क्या चलेगा? तीसरा पोर्शन चलेगा। कौन सा? चार है ना? चार हिस्से हैं किसके? दार्शनिक पक्ष के। तो उसमें आज क्या चलेगा? डीपीएसपी चलेगा। अब डीपीएसपी में क्या है कि डीपीएसपी को क्या, डीपीएसपी इनकी फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव, बहुत मोटा हो गया है। क्या है ये? डायरेक्टिव, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या? स्टेट पॉलिसी। ठीक। राज्य के, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इनमें क्या है? ये फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? नकारात्मक होते हैं। और ये क्या होते हैं? सकारात्मक होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो, कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या है? सकारात्मक है। कैसे? सकारात्मक। अब सकारात्मक कैसे है? ये किसकी बात करते हैं? डू की बात करते हैं, करने की। लेकिन इसमें क्या एक डोंट की भी बात करता है? कौन सा? आर्टिकल डोंट। वो कौन सा है? आर्टिकल 47। वो क्या कहता है? शराबबंदी की बात। किसकी बात? शराबबंदी की बात। शराबबंदी जो बिहार और किसमें, गुजरात में जो शराबबंदी की गई है उसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? इसी डीपीएसपी से ली गई है। ठीक। अब इसमें क्या है? ये किसकी बात करता है? कैसे स्टेट की बात करता है? ये कल्याणकारी राज्य। कैसा राज्य? कल्याणकारी राज्य। किसका? किसका? राज्य का कर्तव्य होगा। किसका कर्तव्य होगा? राज्य का कर्तव्य होगा क्या करना? कल्याणकारी राज्य बनाना। कैसा राज्य? कल्याणकारी। अब क्या हो गया? इसके दो पॉइंट हो गए। एक तो ये कैसे हैं? पॉजिटिव है। एक कैसे है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। और राजनीति शास्त्र में, किसमें? राजनीति शास्त्र में क्या होता है? किसमें? राजनीति शास्त्र में राजनीति शास्त्र। इसमें राज्यों का क्या किया गया है? वर्गीकरण। अब वो राज्य कितने प्रकार के होते हैं? राज्य दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक सीमित राज्य और कल्याणकारी राज्य। कैसे राज्य? सीमित राज्य और कल्याणकारी राज्य। तो अब सीमित और कल्याणकारी राज्य कैसे? राज्यों का वर्गीकरण, राज्यों का वर्गीकरण। वो कैसे होंगे? सीमित राज्य, सीमित राज्य। अब इसमें क्या है? एक कैसे होंगे? कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य। ठीक। अब इसमें सीमित राज्य में क्या होता है?
सीमित राज्य में केवल क्या, केवल कानून व्यवस्था, क्या, कानून व्यवस्था वो कौन देखता है, सरकार। बाकी सभी चीजें कौन देखेंगे, बाकी सभी चीजें देखते हैं क्या, प्राइवेट। तो प्राइवेट के हाथ में क्या क्या होता है, हेल्थ, हेल्थ पूरा, एजुकेशन, क्या, एजुकेशन, और क्या, एम्प्लॉयमेंट, रोड इंफ्रा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, क्या, एम्प्लॉयमेंट, ये सब कौन देखता है, ये सब देखते हैं प्राइवेट, ठीक है, कौन देखता है, प्राइवेट। अब क्या हुआ, ये इस टाइप के राज्यों को क्या बोलते हैं, पूंजीवादी राज्य, जैसे कि एग्जाम्पल में अमेरिका, क्या, यूएसए। अब कल्याणकारी राज्य में क्या होता है, कल्याणकारी राज्य में होता है, ये सबसे पहले तो किसकी बात करता है, सब कुछ सरकार के हाथ में होता है, और प्राथमिकता किसको दी जाती है, वंचितों को। किसको दी जाती है प्राथमिकता, वंचितों को प्राथमिकता दी जाती है, प्राथमिकता वंचितों को क्या दी जाती है, प्राथमिकता। अब इसमें क्या होगा, इसमें हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन और क्या, रोड वगैरह, ये सारा कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगा, सरकार करेगी वहाँ की, कौन, सरकार। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक, ये सब कौन करेगा, सरकार करेगा। लेकिन इस टाइप का सिस्टम कहाँ है, भारत में है। 1991 की क्या आई, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, कब आई, 1991। कौन सी पॉलिसी आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें क्या कहा गया, जिसमें कुछ चीजें, कुछ हद तक चीजों को क्या कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया। तो 100% चीजें गवर्नमेंट नहीं देखती है, कुछ चीजों को कौन देखता है, प्राइवेट देखता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीमित राज्य क्या होते हैं, कल्याणकारी राज्य क्या होते हैं, और क्या है, और देखते हैं। अब डीपीएसपी को जो हर कोई पढ़ाता है, पहले तो मेरा मतलब था कि कुछ ऐसा बताऊं जो आपको ना पता हो। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। कहाँ से, डीपीएसपी का क्या है, स्रोत क्या है, स्रोत है क्या, आयरलैंड, आयरलैंड, ठीक है। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया, आयरलैंड ने लिया स्पेन से, और ये बना कब था, 1937 में, ठीक। आयरलैंड में जो ये डीपीएसपी लिए गए थे वो स्पेन से लिए, क्योंकि आयरलैंड का संविधान कब बना था, 1937 में। और फिर वहां से किसने लिया, भारत ने, यानी कि हमारे यहाँ पे लिए गए, ठीक। अब क्या आया, डीपीएसपी में कितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल कितने हैं, यानी कि आर्टिकल, आर्टिकल है 36 से लेके कितने, 36 से लेके 51 तक। तो आपको ये भी रखना, याद रखना है कि टोटल कितने हैं, टोटल है कितने आर्टिकल, 16। कितने आर्टिकल हैं, 16। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट में कितने आर्टिकल हैं और इसमें टोटल कितने हैं। 36 से लेके 51 तक तो हर कोई पढ़ता है। अब इतनी चीज़ें, मोटा मोटी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसमें कुछ कुछ क्या देख लेते हैं, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि केटी शाह ने क्या कहा है। किसने कहा है, केटी शाह ने।
क्या है नाम इनका? केटी शाह। इन्होंने कहा था क्या कि क्या है, इसको क्या कहा था? चेक। किसको? डीपीएसपी को चेक कहा था, जो किसकी इच्छा पर निर्भर करता है? ये एक चेक है जो किसकी? चेक की भांति भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर होता है। क्या है? चेक की भांति है, की भांति, और भुगतान किसकी इच्छा पर? भुगतान इसकी बैंक की इच्छा पर। बैंक की इच्छा पर निर्भर, ठीक, निर्भर है। क्योंकि ये क्या चाहते थे? केटी शाह चाहते थे कि डीपीएसपी को क्या बनाया जाए? प्रवर्तनी बनाया जाए। कैसा बनाया जाए? प्रवर्तनी बनाया जाए, ठीक है। और क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करने वाले भी व्यक्ति कौन थे? केटी शाह ही थे। कौन थे? केटी शाह। क्या है? राष्ट्रपति नहीं, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखते हैं। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ नामांकन क्या करने वाले? नामांकन करने वाले कौन थे? करने वाले व्यक्ति, ठीक। तो इनके बारे में दो चीजें याद होनी चाहिए कि ये क्या चाहते थे। इन्होंने एक ये स्टेटमेंट दिया कि ये चेक की भांति है जो भुगतान किसकी इच्छा पर निर्भर करता? बैंक की इच्छा पर। और क्या किया इन्होंने? ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे इनको क्या करना? प्रवर्तनी बनाना। किसको? डीपीएसपी को, ठीक। अब क्या आया? अब और किस व्यक्तियों ने था? क्या इसका मतलब? डीपीएसपी को अगर प्रवर्तनी बना देंगे, क्या कर देंगे? अगर डीपीएसपी को क्या कर देंगे? प्रवर्तनी बना देंगे, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि उस समय क्या हुआ था? हम 200 सालों की किससे निकले थे? गुलामी से बाहर निकले थे। हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका क्या था? वो सोचते तो ये थे कि डीपीएसपी को क्या कर दिया जाए? प्रवर्तनी बना दिया जाए। लेकिन उनको पता था कि अरबों खरबों का क्या आएगा? खर्चा आएगा। उस समय हमारा देश इस पोजीशन में नहीं था कि वो अरबों खरबों का खर्चा करे, क्योंकि अगर प्रवर्तनी होंगी चीजें तो फिर लोग क्या करेंगे? कोर्ट में जा सकते हैं, वादी योग्य होंगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने क्या किया कि हम करते हैं, क्योंकि उनको भविष्य में इनको लागू करने का क्या था? सपना तो था, लेकिन वो उस समय नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या बना दिया? इनको राज्य को दे दिया कि जैसे जैसे देश की क्या होगी? समृद्धि बढ़ेगी, उस हिसाब से क्या कर दिया जाए? इनको क्या कर दिया जाए? इनको फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया जाए, या फिर मूलभूत अधिकार बना दिया जाए, यानी कि फंडामेंटल राइट बना दिया जाए, ठीक। अब क्या हुआ आगे? अभी क्या है? एग्जाम्पल, आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, वो कैसे है? आपकी इच्छा पर निर्भर करते हैं कि आपकी मर्जी हो तो आप देख लो, और नहीं मर्जी है तो आप नहीं भी देख सकते। तो यही हालत किसकी है? राज्य की। राज्य अगर चाहे तो क्या कर सकता है? इनको लागू कर सकता है, और नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है, क्योंकि हम कोर्ट में नहीं जा सकते इनके खिलाफ, ठीक। अब क्या है? आइवरजेनिक्स ने क्या कहा था इनको? आइवरजेनिक्स ने कहा था, किसने? आइवरजेनिक्स। आइवरजेनिक्स
जेनिंग्स। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने दो प्रकार का बताया। एक तो क्या बताया डीपीएसबी को? पवित्र इच्छा। कैसी इच्छा? पवित्र इच्छा। ठीक। और दूसरी क्या बताया? फेबियन समाजवाद। कैसा समाजवाद? फेबियन समाजवाद। ठीक। अब फेबियन समाजवाद का मतलब क्या है? आपको पता होगा कि फेबियन समाजवाद का मतलब है कि जो लोग ब्रिटेन के, वो लोग, कौन से लोग? जो कल्याणकारी कार्यों में जुड़े हुए थे। किसके? ब्रिटेन के किसके? ब्रिटेन के वो लोग जो कल्याणकारी राज्यों में क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। कल्याणकारी कार्यों से क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। कार्यों से जुड़े हुए थे। उनको क्या बोलते? फेबियन समाजवाद। फेबियन समाजवाद का मतलब यही है। तो आपको ये टर्म्स भी पता चल गया कि इसका मतलब क्या है। और ये किसने दिया? आइवर जेनिंग्स ने दिया। किसने दिया? आइवर जेनिंग्स ने दिया। अब आगे क्या है? ग्रेनब्ले ऑस्टिन क्या चाहते थे? ग्रेनब्ले ऑस्टिन चाहते थे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रेवोल्यूशन, क्या? द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रेवोल्यूशन, तो क्या हुआ कि इसको लागू किया जाए तो वह दिन भारत का कौन सा दिन होगा? सामाजिक क्रांति का दिन होगा। ठीक है। ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आई तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। पेन कॉपी लेके बैठा करो, क्योंकि कभी कभी ना ऐसे पॉइंट बता दिए जाते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं सीधे सीधे। तो चलिए, अब इतना मोटा मोटी चीजें बतानी थी। अब हम कहाँ चलते हैं? अब अपने आ जाते हैं मेन पोर्शन पे, जो रिटन वर्क है उस पे। इसका क्या करते हैं? अब सामान्य परिचय देख लेते हैं। किसका? ठीक। भाग 4, तो इसमें भाग भी याद रख लेना है। कौन सा भाग? कितना है? 4। और 26 से, वो 36 से लेके 51 तक, तो टोटल कितने आर्टिकल हैं? टोटल है 16 आर्टिकल। अब इनको लिया कहाँ से गया? आयरलैंड के 1937 के संविधान से। लेकिन आयरलैंड कहाँ से प्रेरित था? आयरलैंड प्रेरित था स्पेन से। मुख्य उद्देश्य क्या था? वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना, यानी कि स्थापना करना। कैसे स्टेट की? वेलफेयर स्टेट की, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसमें क्या, किसको बढ़ावा दिया गया? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। अब इसका नेचर क्या है? ये कैसे है? गैर न्यायोचित है, यानी कि नॉन जस्टिबल है। ठीक, अर्थात इनके उल्लंघन पर क्या नहीं कर सकते हैं? इन्हें जबरन लागू नहीं कराया जा सकता है। और कहाँ नहीं जा सकते? अदालत में नहीं जा सकते हैं। ठीक है। अब क्या आया? अनुच्छेद। अब शुरू करते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 36, राज्य की परिभाषा। किसमें? अनुच्छेद 36 में क्या दी गई है? राज्य की परिभाषा, जो कि अनुच्छेद 12 में दी गई। भाग 3 का जो फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 12, उसमें दी गई है वही परिभाषा। किसमें दी गई है? 36 में दी गई है। जिसमें क्या क्या है? भारत सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल व अन्य प्राधिकरण जैसे ओएनजीसी और क्या? ओएनजीसी वगैरह जो पीएसयू हैं गवर्नमेंट के, उनको सबको, लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार को, इन सब चीजों को क्या किया गया है? इसमें
अनुच्छेद 12 की परिभाषा में रखा गया है, जो राज्य की परिभाषा दी गई है। वैसे नॉर्मली राज्य की परिभाषा क्या होती है? राज्य की परिभाषा होती है क्या होना चाहिए? एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, वहाँ पे जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए। अगर आपसे कोई रैंडम पूछ ले कि भाई पॉलिटी पढ़ रहे हो तो राज्य की परिभाषा बता दो, तो 4 चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए कि ये चीजें इसमें होनी चाहिए। अब आर्टिकल 37 क्या कहता है? यह स्पष्ट करता है कि भाग 4 के तत्व न्यायोचित नहीं है, फिर भी देश के शासन में मूलभूत यानी कि फंडामेंटल है। कानून बनाते समय इनका क्या रखा जाता है? इनका ध्यान रखा जाता है, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री या क्या स्टेट के कौन? सीएम अगर कोई कानून बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले उनको क्या कर लेना चाहिए? फंडामेंटल राइट डीपीएसपी को देख लेना चाहिए, क्योंकि वो किसका काम करते हैं? मार्गदर्शन का काम करते हैं कि स्टेट के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या कर दिया? पहले ही उसमें लिख दिया है उन सबको। ठीक, अब क्या है? 38 लोक कल्याण की अभिवृत्ति। किसकी अभिवृत्ति? लोक कल्याण की अभिवृत्ति। अब ये क्या कहता है कि भाग 4 के तत्व न्यायोचित नहीं है। कैसे नहीं है? न्यायोचित तो नहीं। अच्छा, ये तो करा दिया। अब आया 38 लोक कल्याण की क्या? अभिवृत्ति। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा क्या करता है? कल्याण की सुरक्षा एवं अभिवृत्ति करना, आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं, अवसरों की असमानताओं को कम करना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ दिया गया है? हमारे प्रियम्बल में दिया गया है। और जो क्या है? प्रियम्बल हमारा क्या है? संविधान का हिस्सा है। ठीक है, तो उसमें भी 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। वही 3 प्रकार के न्याय किसमें दिए गए हैं? डीपीएसपी में दिए गए हैं। और आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करना, ये किसमें दिया गया है? आर्टिकल 16 भी कहता है, क्या कहता है? कि किसी के साथ क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी नौकरी में अवसर का क्या दिया जाएगा? सभी को अवसर दिए जाएंगे। यही बात कौन कहता है? प्रियम्बल भी कहता है। तो आपको कुछ चीजें अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच खा रही हैं। कैसी हैं? एक दूसरे से मैच खाती हुई दिखाई देंगी। तो कुछ चीजों को क्या कर दिया है? फंडामेंटल राइट में धीरे धीरे जोड़ रहे हैं, और कुछ चीजों को अभी भी किसमें रखी हुई है? डीपीएसपी में रखी हुई है। अब क्या आया? आर्टिकल 39 जो क्या है? राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति। क्या है? राज्य द्वारा कैसी है? अनुसरणीय नीति। अब ये क्या कहते हैं? अब इनमें दिया गया है आर्टिकल 39 का क्लॉज ए, सभी नागरिकों यानी कि स्त्री पुरुष को क्या? जीविका के पर्याप्त साधन पाने का अधिकार। किसके? जीविका के पर्याप्त साधन पाने का समान अधिकार दिया गया है। किसमें? 39 क्लॉज ए में। और एक कौन सा है? आर्टिकल 39 ए। ये क्या देता है? निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार भी प्रदान करता है। वो कौन सा है? आर्टिकल 39 ए। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, एक तो लिख दिया कैसे? 39 ए, और एक क्या लिख दिया? 39 ए। और पूछ लिया जाए कि सभी नागरिकों को क्या? सभी नागरिकों यानी कि स्त्री पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन पाने का क्या है? अधिकार है। तब आप कौन सा लगाएंगे? 39 क्लॉज ए। और अगर पूछ लिया जाए कि निशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी, तो वो ये इंडिपेंडेंट आर्टिकल है जिसमें क्या नहीं है? जिसमें कोष्टक नहीं लगा हुआ है, तो उस समय उसको लगाया जाएगा। होता क्या है कि हम जल्दबाजी में देखते हैं कि अरे ये तो देखा नहीं मैंने, ये देखा कोष्टक वाला तो यही सही होगा, और क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा गलत। रूम पे आप आके या घर पे आके देखते हैं कि अरे ये इतना इजी कैसे गलत हो गया, ये तो मुझे आ रहा था। वहाँ पे हम सोच के आते हैं कि ये हमारा सही हो गया, लेकिन यहाँ आके देखते तो वो गलत हो जाते हैं।
अब कौन सा आया 39B। अब ये क्या कहता है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण क्या होगा, जनहित में व्यवस्थित करना। कैसा, समुदाय के जो क्या है भौतिक संसाधन है उनको क्या किया जाए, सभी के लिए, यानी कि उनका नियंत्रण यानी कि कंट्रोल किसके लिए होना चाहिए, जनहित में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के पास बहुत सारा कंट्रोल है, बहुत सारी चीजों पे कब्जा कर लिया, कैसे भौतिक संसाधनों पे, और किसी को कुछ नहीं मिला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कौन कहता है, 39 का क्लॉज बी। अब 39 का क्लॉज सी क्या कहता है, धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण रोकना। मतलब क्या है कि इसको ये नहीं है, जैसे गांधी जी ने कहा था कि हमारे नेचर ने क्या दिया है कि सभी हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उनका अभी क्या हो रहा है, उनका दोहन हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, उनका क्या स्टोरेज कर लेते हैं, यानी कि उनको अपने लग रहा है कि खत्म हो जाएंगे, कोई और ना ले ले, तो अपने ऊपर अपने यहाँ अपने पास क्या कर लेते हैं, उनका इकट्ठा कर लेते हैं, और जिसको और जरूरत होती है तो वो उससे क्या हो जाता है, वो वंचित हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कौन सा आया 39D, पुरुषों और स्त्रियों को, किसको, पुरुषों और स्त्रियों को क्या, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। अब बताओ ये चीज वो कब सोच रहे थे, जो अभी भी कहीं कहीं लागू नहीं है, वो हमारे संविधान निर्माता उस समय सोच रहे थे, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए क्या दिया जाए, समान वेतन दिया जाए। अब क्या आया 39E, श्रमिकों के स्वास्थ्य व शक्ति और बालकों की कोमलावस्था का दुरुपयोग रोकना। मतलब काम करा रहे हो आप तो क्या उनके हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 15 घंटे आप काम करा रहे हो और उनसे, और जिससे उनकी क्या हो रही है कि हेल्थ खराब हो रही है। और बच्चों के क्या, बच्चे छोटे अगर काम भी कर रहे हैं, पहले तो क्या कर दिया गया, उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है कि उनसे आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों से क्या नहीं करा सकते, काम नहीं करा सकते। और क्या है, और उनका क्या नहीं कर सकते, उनका दुरुपयोग नहीं कर सकते, उनके किसका, बचपन का। अब आया 39 क्लॉज F, बच्चों को गरिमापूर्ण वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना। बच्चों को क्या दिया जाए, क्लीन इन्वायरमेंट दिया जाए, यानी कि हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाए, और उनका क्या हो, हेल्दी डेवलपमेंट हो, उसके क्या दिए जाए, अवसर दिए जाए। ये भी कौन कहता है, ये भी हमारे DPSP में लिखा गया है। अब क्या आया, ये जिसका हम आपको अभी तक फर्क समझा रहे थे, आर्टिकल 39A, समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता। क्या, समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता, ये किस में है, आर्टिकल 39A। इसी प्रकार से हमारे टोटल कितने हो जाते हैं, आर्टिकल 470, और हमारे संविधान में कहा 1 से लेके कहा 395 तक लिखे जाते हैं, लेकिन टोटल कितने हैं, टोटल है 470। और इनको इसको कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया है। गरीबों एवं कमजोर वर्गों के लिए क्या, लीगल एक्ट्स, यानी कि मुफ्त फ्री में क्या दी जाए, निशुल्क कानूनी सहायता दी जाए, किसको, गरीब और कैसे, कमजोर वर्गों को। अब क्या आया, आर्टिकल 14, ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का गठन करना और उन्हें क्या करना, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्तियां प्रदान करना। ये किसका है, 3 भागों में डिवाइड किया है इनको, 3 प्रकार से, समाजवादी, गांधीवादी और कौन से, उदारवादी, या फिर कैसे, लिबरल, या फिर कैसे, पश्चिमी। किसको, हमारे DPSP को कौन कौन से आर्टिकल को समाजवादी बताया है, किसको उदारवादी बताया है, किसको गांधीवादी बताया है। तो ये 3 पार्ट में भी इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो ये कैसा है, ये गांधीवादी है, कैसा, गांधीवादी, आर्टिकल 40। और ये कई बार
पूछा भी गया है एग्जाम में, तो इसलिए इसको कि पंचायत से रिलेटेड आपको ऐसे याद रख लेना है कि ग्राम पंचायतों का संगठन की बात कौन सा आर्टिकल करता है, तो वो 40, ठीक है 40। अब कौन सा आया अनुच्छेद 41, काम शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार। किसका? काम शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार, यानी कि बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की स्थिति में शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार कौन सा देता है? आर्टिकल 41। कौन सा देता है? आर्टिकल 41। अब क्या आया? 42, न्याय संगत कार्य दशाएं एवं प्रसूति सहायता। जो कार्य हैं वो कैसे हों? न्याय संगत हो, और क्या दिया जाए? निःशुल्क क्या दी जाए? प्रसूति सहायता दी जाए उसकी, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसकी वैक्सीन वगैरह, उसके पोषण का ध्यान रखा जाए। ये सब चीज़ें क्या है, उनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको क्या 6,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। तो ये किस में आते हैं? ये सभी प्रसूति सहायता में भी आते हैं। काम की परिस्थितियां मानवीय न्याय संगत बनाना तथा महिलाओं हेतु प्रसूति राहत का प्रबंधन किया जाए, यानी कि मैटरनिटी रिलीफ दिया जाए। अब कौन सा आया? 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी कि श्रमिकों के लिए उचित निर्वाह मजदूरी फिक्स की जाए कि वो उनको कम से कम इतना तो दिया ही जाएगा। जैसे मनरेगा में फिक्स है ना कि कहीं पे 500 रुपये है, कहीं पे 600 रुपये है, कि इतनी तो मजदूरी मिलेगी। और 100 दिन का पहले क्या था, अब तो उसका नाम बदल दिया है, अभी करंट में पढ़ाएंगे तो उसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें क्या था कि इतने बेजेस तो दिए जाएंगे, और कितना? 100 दिन का रोजगार की गारंटी कौन लेती थी? सरकार लेती थी, ठीक। और शिष्ट जीवन स्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का संवर्धन करना। जो क्या हो गए हैं? कुटीर उद्योग बिल्कुल खत्म होने की कगार पर हैं, तो इनको क्या किया जाए? इनको दोबारा से बढ़ावा दिया जाए। आर्टिकल 43A, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ये कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों और श्रमिकों की क्या भागीदारी बनाने के कदम उठाए जाए। मान लो कोई उद्योग चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो उद्योग चला रहा है ना वही सारे कानून बना लेगा, वही सारे नियम बना लेगा, सब कुछ कर लेगा। उसमें जो काम कर रहे लोग, उनसे भी पूछा जाए कि हम ये नियम बना रहे, ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं। तो ये किस में दिया गया है? 43A में दिया गया है। अब क्या आया? 43B, सहकारी समितियां। सहकारी समितियां आप जानते होंगे कि आप सुबह से उठेंगे, ठीक है, सबसे पहले सहकारी समिति की चीज से ही हमारी स्टार्टिंग होती है। अगर आप चाय पीते हैं, अमूल का दूध लेके आते हैं, तो अमूल क्या है? सबसे बड़ी सहकारी समिति है। और इनको कहाँ का जोड़ा गया है? इनको भाग 9B में जोड़ा गया है। इनको कहाँ जोड़ा गया है? इनको फंडामेंटल राइट में भी जोड़ा गया है। और कहाँ जोड़ा गया है? इनको DPSP में भी रखा गया है। यानी कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और स्वायत्त संचालन, और क्या करना? व्यावसायिक प्रबंधन का संवर्धन करना। और इसको जोड़ा कब गया है? 97वां संविधान संशोधन 2011। ये याद रख लेना, ये कई बार पूछा जा चुका है और हो सकता है कि दोबारा भी पूछ लिया जाए। अब क्या आया? 44, समान नागरिक सहायता। भारत के संपूर्ण राज्यों में सभी नागरिकों के लिए क्या किया जाए? समान व्यक्तिगत सिविल कानूनी सहायता क्या की जाए? कानून लागू करने का क्या किया जाए? प्रयास किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हिंदू है तो उसके लिए अलग कानून है, मुस्लिम है उनके लिए अलग कानून है। सबके लिए समान कानून लागू किए जाएं। लेकिन अभी तक सबसे पहले गोवा में शुरुआत से ही लागू था, और अब कहाँ हो गया? उत्तराखंड में। और 2-4 राज्य कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे? सिविल कानूनी सहायता, सिविल नागरिक सहायता को क्या करेंगे? वो लागू करेंगे, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये UCC को क्या करेंगे? लागू करेंगे, ठीक। अब क्या आया? आर्टिकल 45,
प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख, यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शुरुआती देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था करना। आर्टिकल कौन सा है? 21A। क्या है इसमें? क्या कहा गया है? निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। कैसी? अनिवार्य शिक्षा। किसको? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो ये क्या बना दिया है? ये हमारा बना दिया फंडामेंटल राइट। अब शिक्षा को किसमें दिया है? इसमें राज्य का भी कर्तव्य है, हमारा अधिकार भी है, और क्या है? नागरिकों की क्या है? ड्यूटी भी है, यानी कि नागरिकों का भी कर्तव्य है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में भी रख दिया गया है किसको? शिक्षा को। अब क्या आया? आर्टिकल 46। ये क्या कहता है? अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए क्या किया जाए? शैक्षणिक आर्थिक हितों की विशेष अभिवृद्धि और क्या सामाजिक अन्याय से क्या किया जाए? सुरक्षा की जाए। किसको? जो एससी है, एसटी है, या फिर कौन है? आर्थिक रूप से और कैसे? शैक्षणिक रूप से क्या है? कमजोर वर्ग है, उनको क्या दी जाए? उनको सुरक्षा दी जाए। ये कौन कहता है? 46। तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा सपना देख रहे थे कौन? हमारे संविधान निर्माता। उनको लग रहा था कि हम सब कुछ दे देंगे अपने नागरिकों को, लेकिन उनके पास उस समय क्या नहीं था? इतना समृद्धि नहीं थी, क्योंकि 1 करोड़ लोग रोडों पे पड़े हुए थे। हमारे पास कितना धन कितना था? टोटल 55 करोड़ था। उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? लोगों को रहने का आवास दें, कि उन्हें खाना दें, कि उनके क्या करें, कि उनको एजुकेशन दें, कि उनके हेल्थ पर ध्यान रखें, क्या क्या करेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था? इनको क्या बना दिया था? राज्य का कर्तव्य बना दिया था। किसको? डीपीएसपी को। अब आया आर्टिकल 47, पोषाहार, स्वास्थ्य सुधार व नशाबंदी। क्या? ये एक आर्टिकल है जो क्या करता है? किसकी बात करता है? डोंट की बात करता है। किसकी बात करता है? डोंट की। बाकी सभी कैसे हैं? डू की बात करते हैं। बाकी सभी सकारात्मक है, ये कैसा है? नकारात्मक है। कैसा है? नकारात्मक। नागरिकों के पोषाहार स्तर और क्या? जीवन स्तर और जन स्वास्थ्य में क्या करना? सुधार करना। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों व कैसे? हानिकारक नशीले पदार्थों व शराब पर क्या करना? प्रतिबंध लगाना। गुजरात और कहाँ? बिहार में जो शराबबंदी है उसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? वो यहीं से ली गई है। किससे? 47 से। अब क्या आया? 48। 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन का संगठन। क्या? कृषि पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से क्या करना? संगठित करना। गायों, बछड़ों, गाय के जो बच्चे होते हैं, मेल होते हैं, उनको बछड़ा बोलते हैं, और अन्य दुधारू जैसे भैंस वगैरह, उनके क्या अन्य दुधारू पशुओं की नस्ल में क्या करना? सुधार करना। और क्या करना? उनका जो क्या कर दिया जाता? वध कर दिया जाता है, उनको काट दिया जाता है, उस पर क्या करना? रोक लगाना। ये कौन कहता है? आर्टिकल 48। अब क्या आया? 48A। कौन सा आया? 48A। ये क्या कहता है? पर्यावरण और किसकी? पर्यावरण और वन एवं वन्य जीवों का क्या किया जाए? संरक्षण किया जाए। पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन करना। क्या करना? पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। ये भी कब आया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। पर्यावरण की बात कौन करता है? पर्यावरण की बात आर्टिकल 21 में भी कहता है कि क्या?
क्लीन एनवायरनमेंट की बात करता है वो, ठीक है, वो हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, उसके खिलाफ हम कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। और क्या करता, कौन किस में दिया है, डीपीएसपी का आर्टिकल कौन सा है, वो किसकी ड्यूटी बताता है, वो कहता है कि राज्य का ये क्या होगा, कर्तव्य होगा, आर्टिकल 48A। और किसका, नागरिक का कर्तव्य किसमें होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी किसकी, एनवायरनमेंट की बात की गई है। तो आपको याद रखना चाहिए कि फंडामेंटल राइट है तो हम कहाँ जा सकते हैं, अगर हमारे क्या होंगे, पर्यावरण से कुछ छेड़छाड़ होती है, हमें क्या होगा, क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो हम कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। अगर इसमें क्या है कि हम ये प्रवर्तनी नहीं है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन क्या है, राज्य का क्या है, ड्यूटी है, कर्तव्य है। और किसमें, फंडामेंटल ड्यूटीज में दिए गए हैं, तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ सरकार ही करेगी, सरकार ही ध्यान रखेगी, हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। तो हमारा भी क्या होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए। अब क्या आया 49 क्या कहता है, 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व वाले कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। कैसी, जो हमारे क्या है, जैसे हमारा ताजमहल है, लाल किला है, इस टाइप की जो हमारी इमारतें हैं, इनका क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन होगी, वो कैसे, उसको कैसे पता चलेगा कि हमारे देश में क्या क्या है, हमारे यहाँ पे क्या है, ऐतिहासिक स्मारक क्या क्या है, उनका क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। किसका, राष्ट्रीय महत्व वाले कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। ये किसका कर्तव्य है, ये राज्य का कर्तव्य है। अब आर्टिकल 50 क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना। अब यहाँ पे एक आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, आर्टिकल आपने सुना होगा, आर्टिकल 72, ये क्या देता है, राष्ट्रपति की, इसमें क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। कैसी, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को क्या मिली है, सजा मिली है, और वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को अगर क्या दया याचिका दायर करता है, और राष्ट्रपति चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको दोष मुक्त कर सकते हैं, उसका डेथ सेंटेंस समाप्त कर सकते हैं, यानी कि मृत्यु दंड से क्या कर सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं। उसके कठोर कारावास को क्या कर सकते हैं, जैसे 20 साल का है उसको 10 साल कर सकते हैं, और उसको मृत्यु दंड दिया गया है तो उसको आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। तो ये किसका है, ये कार्यपालिका है, न्यायपालिका ने क्या दिया है, सजा दी है। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो आर्टिकल 50 और आर्टिकल 72 दोनों में आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा होगा, कि वहां तो कहता है कि न्यायपालिका के दिए हुए निर्णय में क्या नहीं करेगी, कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। और यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे न्यायपालिका द्वारा दिए हुए निर्णय में किसका, कार्यपालिका का क्या दिखता है, हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ क्या है, अपवाद हैं, क्या है, अपवाद। तो ऐसा नहीं आपको सोचना है कि आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करता है, लेकिन 72 में तो दोनों को मिक्स कर दिया है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब कौन सा आया, आर्टिकल 51, ये क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ठीक। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्ध राष्ट्रों के बीच न्याय संगत संबंध बनाए रखना और अंतरराष्ट्रीय संधियों का सम्मान करना, ठीक है। हम किसी देश से क्या करते हैं,
कोई एग्रीमेंट, कोई समझौता करते हैं या फिर कोई संधि करते हैं, जैसे 1960 की कौन सी है, सिंधु बॉर्डर ट्रीटी है, तो जिसका अभी क्या हुआ था, जब पहलगांव हमला हुआ था तो भारत ने क्या कहा था कि हम उसको रद्द कर देंगे और तुमको पानी देना बंद कर देंगे, क्योंकि 60% जो पानी है वो पाकिस्तान को जाता है, 40% भारत के पास रहता है। ठीक, तो इस प्रकार की जो संधियों की बात है वो कौन करता है, आर्टिकल 51। अब क्या क्या दिया गया है, किस संशोधन में क्या दिया है, किसके कौन से संशोधन में क्या दिया गया है, और इसका क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये सब भी जान लेते। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 4 नए तत्व जोड़े गए। कौन कौन से, अनुच्छेद 39 का क्लॉज एफ जो बच्चों के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विकास की बात करता है, 39A जो कहता है मुफ्त क्या कानूनी सहायता दी जाएगी, और 43A क्या कहता है, उद्योग प्रबंधन में मजदूरों का क्या हो, हिस्सेदारी होनी चाहिए, और क्या 48A क्या कहता है, पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है। तो अगर पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में कि 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए हैं, तो जोड़ा गया है 39 क्लॉज एफ, 39A और कौन सा 43A और 48A, इनको रट्टा मार लेना है आपको। अब 44वें संविधान संशोधन में कौन कौन से जोड़े गए, 1978 में 38 क्लॉज 2 जिसके तहत राज्य को आय, स्थिति और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का क्या दिया गया है, निर्देश दिया गया है। और क्या जोड़ा गया है, फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या जोड़ा गया है, अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदल दी गई, अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदल दी गई, और उसमें क्या कर दिया गया, बदल दी गई 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को अनुच्छेद 21A में रख दिया गया, और 6 से नीचे के जो है 6 से कम आयु के बच्चे हैं उनको किस में रख दिया गया, आर्टिकल 45 में रख दिया गया, जो कौन सी एजुकेशन है, ECCE एजुकेशन है ना, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, ठीक है, ECCE, जिसमें अभी क्या हो रहा है, यूपी में भर्तियां अभी चल रही हैं उस पे संविदा पे, ठीक है। अब क्या आया, 97वां संविधान संशोधन 2011, अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया, 43B, कौन सा जोड़ा गया, 43B, और 43A कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन में। तो आपको ऐसे ही याद रख लेना, 42वें में कौन सा जोड़ा गया, 43A, 97 में कौन सा जोड़ा गया, 43B, जो किसकी बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की। अब भाग 4 का क्रियान्वयन में क्या है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, पंचायती राज, यानी कि जो आर्टिकल 40 है, कौन सा है, आर्टिकल 40, जिसको 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 में क्या कर दिया गया, त्रिस्तरीय पंचायती राज को क्या कर दिया, लागू कर दिया। 73 में कौन था, पंचायत थी, और 74 में कौन था, नगर पालिका। और क्या किया गया, रोजगार व सामाजिक सुरक्षा, आर्टिकल 39 और 41, यानी कि मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी कि वृद्धा पेंशन वगैरह, ये सब किस में जोड़े गए, ये सब जोड़े गए 41 में, ठीक। श्रमिक व महिला हित 42 और 43 में क्या है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और क्या, मातृत्व लाभ अधिनियम, ठीक। अब 45 में क्या आया, शिक्षा का अधिकार क्या बना दिया गया, राइट टू एजुकेशन, कब आया, 2009 में। अब क्या आया, पर्यावरण से रिलेटेड 48A, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो क्या लाया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया, और क्या वन संरक्षण अधिनियम क्या 1980 में लाया गया। यहाँ पे क्या जो क्या थे हमारे क्या DPSP थे, उनका इम्प्लीमेंटेशन कब कब किया गया, किस ईयर में किया गया,
और किस नाम से किया गया है, तो ये सब चीजें दी हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आपको लगे कि अच्छा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं तो इसमें संविधान में क्यों पढ़ेंगे, यानी कि पॉलिटी में क्यों पढ़ेंगे, तो इसमें भी चीजें दी हुई है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 गोवा राज्य में लागू है और हाल ही में कहाँ लागू कर दिया, उत्तराखंड राज्य में भी हाल ही में लागू कर दिया गया है। अब डीपीएसपी की क्या है उपयोगिता, क्या है, कल्याणकारी राज्य का क्या करना, निर्माण करना, जो देश को केवल पुलिस राज्य न बनाकर सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। पुलिस राज्य यानी कानूनी राज्य, जो क्या है फंडामेंटल राइट्स में जो चीजें दी गई हैं उनको क्या डीपीएसपी क्या करते हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या करते हैं, राज्य को सशक्त बनाते हैं। नैतिक मार्गदर्शन, इसमें क्या है सरकार के लिए नीति निर्माण और किसका काम, कानून बनाने हेतु एक किसका काम करते हैं, मार्गदर्शक का काम करते हैं। ये क्या है सरकार के लिए मार्गदर्शक हैं। अगर लग रहा है मोदी जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि देश का विकास कैसे किया जाए, तो किसको पढ़ लेना चाहिए, डीपीएसपी को पढ़ लेना चाहिए। न्यायालय हेतु सहायक, किसी कानून की संवैधानिकता जांचते समय अदालतें डीपीएसपी का संदर्भ लेती है। किसी कानून की क्या संवैधानिकता, संवैधानिक रूप से क्या है उचित है या अनुचित है, ये जांचने के लिए क्या अदालतें क्या करती हैं, डीपीएसपी का संदर्भ लेती हैं कि ये चीज डीपीएसपी में भी क्या की गई है, दी गई है। अब क्या आया, मूल अधिकार और क्या नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर, इसको भी जान लीजिए। अब ये अंतर क्या है, ये अंतर दिया है कि ये मूल अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट भाग 3 में दिए गए, ये भाग 4 में दिए गए। ये कैसे होते हैं, नकारात्मक होते हैं, यानी कि राज्य की क्या करते हैं, शक्तियां सीमित करते हैं, यानी कि राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकार हैं। और ये क्या है, ये सकारात्मक है, ये राज्य को कार्य करने का क्या देते हैं, निर्देश देते हैं। न्यायोचित, इनका उल्लंघन होने पर हम कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत, 32 के तहत। और ये क्या है, गैर न्यायोचित है, इनके लिए इनका उल्लंघन होने पर कहाँ नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जाया जा सकता। मुख्य उद्देश्य क्या है, राजनीतिक, देश में क्या राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। कैसे लोकतंत्र की, सामाजिक और आर्थिक। लागू होने में क्या है, ये स्वतः लागू हो जाते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति पैदा होता है और उसके पास क्या, उसको क्या हो जाते हैं, पैदा होते ही फंडामेंटल राइट प्राप्त हो जाते हैं। इन्हें लागू करने हेतु कानून बनाना आवश्यक है। अगर डीपीएसपी को लागू कराना है तो कोई कानून बनाया जाएगा। दृष्टिकोण क्या है, ये व्यक्ति के यानी कि ये व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, व्यक्ति केंद्रित होते हैं, और ये क्या होते हैं, सामूहिक कल्याण के लिए यानी कि समाज केंद्रित होते हैं, यानी कि समाज के हित में होते हैं। आपातकाल के समय क्या, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी क्या हो जाते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन ये कभी निलंबित नहीं होते। क्या नहीं होते, ये कभी निलंबित नहीं होते। आपको इनका अंतर याद रख लेना है। अगर आप मेंस देंगे तो मेंस में भी पूछा जाता है, और अगर आपको इनका अंतर याद हो गया ना तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। अब क्या है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि भाग 4 में क्या दिया गया है, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, इनको कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। आयरलैंड ने कहाँ से लिया, स्पेन से लिया। ठीक, 36 से लेके 51 तक टोटल कितने आर्टिकल हैं, 16। ठीक, अब इनका क्या है, ये सकारात्मक है, लेकिन फंडामेंटल राइट कैसे है, नकारात्मक है। आपको पता होना चाहिए कि सकारात्मक 2 प्रकार के राज्य मैंने बताए थे, सीमित राज्य और कैसे कल्याणकारी राज्य। ठीक,
अब क्या है कि ये किसकी स्थापना करते हैं, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट कैसे लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। फंडामेंटल राइट स्वतः लागू हो जाते हैं, लेकिन ये क्या स्वतः लागू नहीं हो सकते, इनके लिए क्या करना पड़ता, कोई कानून बनाना पड़ता है, क्योंकि ये किसका है, राज्य का कर्तव्य है। ठीक, राज्य का कर्तव्य है, नागरिकों का अधिकार नहीं है, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये सामूहिक होते हैं, यानी कि समाज के हित में बनाए गए हैं, यानी कि समाज केंद्रित होते हैं। फंडामेंटल राइट आपातकाल के समय 2021 को छोड़कर सभी निलंबित हो सकते हैं, यानी कि हो जाते हैं। ये क्या है, ये कभी निलंबित नहीं होते। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रख लेना है कि ये निलंबित होते हैं या नहीं होते। बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या हमारे डीपीएसपी क्या हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट निलंबित हो जाते हैं, तो फंडामेंटल राइट निलंबित हो सकते हैं आपातकाल के समय, और आर्टिकल कितने को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर। लेकिन डीपीएसपी निलंबित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनको लागू करने के लिए किसी कानून की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये उसी तरीके से होते हैं जैसे कि यूट्यूब का लेक्चर देखना कि हमारी मर्जी है तो हम देखेंगे, नहीं है तो नहीं देखेंगे। ये उसी प्रकार से है कि राज्य का अगर कर्तव्य हो, राज्य की अगर मर्जी हो तो वो लागू कर सकता है, नहीं है तो नहीं भी कर सकता है, उस पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है। वो अगर चाहते हैं कि हमारे क्या हो, हमारा देश क्या हो, समृद्ध बने, विकसित बने, तो वो क्या कर सकते हैं, डीपीएसपी को लागू कर सकते हैं, क्योंकि डीपीएसपी आज भी प्रासंगिक है। बनाए कब गए थे, जब हमारा संविधान कब लागू हुआ, 1949 में लागू हुआ संपूर्ण रूप से, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन वो कब, आज भी क्या है, प्रासंगिक है। अगर देश को और अच्छे से क्या करना है, समृद्ध करना है, तो इनको क्या कर देना चाहिए, राज्य को इनको लागू कर देना चाहिए। लेकिन इनके लिए क्या आएंगे, खर्चे भी बहुत सारे आएंगे, तो वो तो खर्चे तो करने ही पड़ेंगे अगर देश को विकसित करना है, समृद्ध करना है। तो ठीक है, आज आपको समझ में आ गया होगा। और किसने क्या स्टेटमेंट दिया मैंने वो भी बता दिया कि कौन क्या चाहता था। केटी शाह क्या चाहते थे, केटी शाह चाहते थे कि इनको क्या कर दिया जाए, प्रवर्तनी बना दिया जाए। और आइवर्जेनिक्स ने क्या कहा था कि अगर इनको फेबियन समाजवाद की बात की थी और पवित्र इच्छा की बात की थी। और किसने क्या कहा था वो भी सब चीज़ें मैंने लिख के बता दी, डेफिनेशन बता दी कि क्या क्या आपको पता होनी चाहिए इनके बारे, डीपीएसपी के बारे में। जितना हो सकता था उतना मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपका क्या करा दिया जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाए। ठीक है, फिर भी आपको लग रहा है कि कोई कुछ कमी रह गई है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कल के और इससे भी अच्छे से आपको समझाया जाए, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। और नहीं तो मैंने तो अपने हिसाब से पूरे तरीके से, अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो, और आपने अच्छे से क्लास देख ली, 2 बार नोट्स बना लिए, तो आपका 100% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्योंकि जितना प्री के हिसाब से हो सकता है उतने सारे मैंने नोट्स भी दिए हैं, पूरा बहुत अच्छे से क्या किया है, समझाया भी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।